हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लीवर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बिनाइन ट्यूमर के बारे में बात किया है। आज हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर को देखेंगे। हालांकि ये जो पॉइंट है या फिर ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ सर्जन या फिर एज अ सर्जरी स्टूडेंट आपको ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं हमारे लीवर में जो प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको कोई वाइवा में भी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द लीवर कौन से होते हैं, तो आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आएगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हो तो थ्योरी एग्जाम में ज्यादातर इसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो जनरली जो मैलिग्नेंसी वाले क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ आपका ब्रेस्ट कार्सिनोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको क्वेश्चन से आ सकते हैं। लेकिन बाकी के जो ट्यूमर्स है, स्टमक हुआ, आपके इंटेस्टाइन हुए या फिर लीवर हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, इनके ट्यूमर्स के बारे में ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर लीवर के जो ट्यूमर्स है मैलिग्नेंट ट्यूमर वो दो कैटेगरी में देखेंगे। एक जो प्राइमरी हमारे लीवर में बन रहे या फिर जो मेटास्टेसिस होकर हमारे लीवर में आ रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तो प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे जो आपकी लीवर में पैथोलॉजिक होके यहाँ पर ट्यूमर बना है। दूसरा कैटेगरी आता है इसका मेटास्टेसिस, मतलब अगर कोई और जगह पे कोई और लोकेशन पे यहाँ पर कोई कार्सिनोमा हुआ है और वहां से जो ट्यूमर सेल्स है या फिर हमारे कार्सिनोइड सेल्स है वो आपके लीवर में आके मेटास्टेसिस या फिर उसकी ग्रोथ करते हैं, उसमें ट्यूमर जनरेट करते हैं, तो आपका ये मेटास्टैटिक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो हम लोग यहाँ पर पहले मैलिग्नेंट की जो प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर में आपको दो टाइप के ट्यूमर दिखेंगे, एक होगा आपका हेपेटोकार्सिनोमा, दूसरा होता है कोलेंजियोकार्सिनोमा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही ट्यूमर है आपके प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में, बाकी के भी कुछ यहाँ पर डिसीजेस होते हैं या फिर ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन जो कॉमनली पाए जाते हैं वो सिर्फ दो टाइप है। इसलिए हम लोग डिटेल में जो डिस्कस करेंगे इन दोनों टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो बाकी के रिमेनिंग मैं आपको नाम बताऊंगा, लेकिन उसके डिसीजेस के जो पेशेंट होते हैं बहुत ज्यादा कम हो गए, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया, प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा, दूसरा होगा मेटास्टेटिक मैलिग्नेंट ट्यूमर जो अदर साइट ऑफ लोकेशन से आपके लीवर में यहाँ पर मेटास्टेसिस करके ट्यूमर जनरेट करें, ठीक है। तो पहली कैटेगरी हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या हुआ, जो आपका लीवर का स्पेसिफिक ट्यूमर है। कोई भी अगर लीवर की सेल इन्फेक्ट हो गई या फिर उसमें अगर ट्यूमर जनरेट हुआ तो आपका प्राइमरी कहलाएगा। उसमें दो टाइप्स आपको कॉमनली दिखेंगे, एक तो हेपेटोकार्सिनोमा होगा, दूसरा होगा कोलेंजियोकार्सिनोमा। हेपेटोकार्सिनोमा मतलब आपका जो लीवर के सेल्स है वहां पर कार्सिनोइड हो रहे या फिर आपके मैलिग्नेंट हो रहे। दूसरी चीज कोलेंजियोकार्सिनोमा मतलब आपकी यहाँ पर बाइल डक्ट जो है, बाइल डक्ट है आपका मेन कल्प्रिट होगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के हम लोग कार्सिनोमा एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखेंगे हमारा हेपेटोकार्सिनोमा। देखो हेपेटोकार्सिनोमा जनरली हमारी कंट्रीज में बहुत कम है। जो एशियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, वहां पर ज्यादा दिखेगा। चाइनीज या फिर जापानीज लोगों में ज्यादा दिखेगा। तो उसमें जनरली क्या होता है कि जो कॉजेस है वो एग्जैक्टली नोन नहीं है, लेकिन कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जिनको हम लोग कॉजेस के बेसिस पे यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे कॉजेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला कॉज है हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी में भी कभी कभी आपको हेपेटोकार्सिनोमा दिखेगा सॉरी। दूसरा होगा अल्कोहलिक सिरोसिस। जब अल्कोहलिक सिरोसिस होता है इसमें आपको 60% केसेस में यहाँ पर हेपेटोकार्सिनोमा दिखता है, लेकिन जो सिरोसिस वाले पेशेंट है उसमें 60% दिख रहा है, लेकिन जो कार्सिनोजेनिक पेशेंट है या फिर हमारे हेपेटोकार्सिनोमा के पेशेंट है उनमें जनरली जो सिरोसिस होता है सिर्फ 8% होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई अल्कोहलिक सिरोसिस का पेशेंट है वहां पे अगर कार्सिनोमा जनरेट हुआ तो वो 60% टाइप में हम लोगों को दिखेगा, लेकिन जब कोई पेशेंट कार्सिनोमा का होगा उसमें अगर आप सिरोसिस ढूंढोगे तो वो सिर्फ 8% का मिलेगा, ठीक है। तीसरा कॉज है आपका या फिर तीसरा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है हीमोक्रोमैटोसिस, जहां पर आपका आयरन डिपॉजिट हो रहा है वो भी हमारी ओवर क्वांटिटीज में, ठीक है। तो तीसरा कॉज हुआ हीमोक्रोमैटोसिस। चौथा और मेन इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि हम लोगों को यहाँ पर ये भी चाइना में ज्यादातर और जापान में ज्यादातर दिखता है, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। पैरासाइट्स में भी ज्यादातर आपको दिखने वाला जो पैरासाइट है वो है आपका क्लोनाक्टिस साइनेंसिस। ये जो पैरासाइट है ये जनरली आपकी लीवर डिसीजेस और लंग डिसीजेस डेवलप करता है। उसमें से खासकर अगर हेपेटोकार्सिनोमा की बात करी जाए तो हेपेटोकार्सिनोमा ज्यादा डेवलप होता है एज कम्पेयर टू कोलेंजियोकार्सिनोमा, ठीक है। फिफ्थ कार्सिनोजेनिक एजेंट या फिर फिफ्थ हमारा जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है वो है आपका अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। एक्चुअली जो अल्फा एंटीट्रिप्सिन है इट इज अ प्रोटीन, ये आपका
प्रोटीन है और ये जनरेट होता है या फिर डेवलप होता है, सीक्रेट होता है आपकी लीवर से। लीवर सेल से ये अगर डेफिशिएंस मात्रा में या फिर कम मात्रा में अगर सीक्रेट होने लगा तो आपके दो जगह पर कार्सिनोमा या फिर कोई और डिसीज डेवलप करने के चांसेस होते हैं, जहां पर आपका पहला आता है लीवर और दूसरा आता है लंग। ठीक है, तो जब भी अल्फा एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी तो दो जगह पे डिसीजेस आपको मिल सकते हैं, एक तो लीवर या फिर लंग। इसीलिए अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी ये भी आपकी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में कंसिडर करते हैं। लो प्रोटीन इंटेक, अगर आप लो प्रोटीन इंटेक कर रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जितनी प्रोटीन की डिफिशिएंसी या रिक्वायरमेंट है वो उतनी हमारी फुलफिल नहीं हो रही। इसकी वजह से कभी कभी आपकी लीवर में कुछ डेवलप होता है, सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स जिसकी वजह से यहाँ पर कार्सिनोमा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। हालांकि ये पूरे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है, इसमें से कोई ऐसा कार्सियोजेनिक है ऐसा किसी ने बताया नहीं है। ठीक है, ब्लड ग्रुप भी कुछ ऐसे स्टडीज हुए हैं जहां पर ये पाया गया है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर हम लोग कॉमनली कार्सिनोमा की बात करते हैं या फिर कैंसर की बात करते हैं, मैलिग्नेंसी की बात करते हैं, तो मोस्ट यहाँ पर कॉमनली जो अफेक्टेड ब्लड ग्रुप होता है वो होता है आपका ब्लड ग्रुप ए। लेकिन जब ये बात लीवर पे आती है, मतलब लीवर के मैलिग्नेंसी पे आती है, उसमें से भी हेपाटोकार्सिनोमा पे आती है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप बी है वो आपके मोस्ट प्रॉन पेशेंट होते हैं जो ब्लड ग्रुप बी के होते हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। जो स्टडीज होते हैं, रिसर्च होते हैं, उसमें हॉस्पिटल में जो रिसर्च होते हैं उसमें कुछ डाटा प्रेजेंट होता है हमारे इंटरनेशनल पेपर्स में या फिर जर्नल्स में। वहां पर कुछ स्टडीज ऐसे बताई गई है कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी जो आपकी हेपाटोकार्सिनोमा के लिए ज्यादा प्रॉन है। ठीक है, तो ये कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हेपेटाइटिस बी होगा, अल्कोहलिक सिरोसिस होगा, हीमोक्रोमेटोसिस होगा जहां पर आपका आयरन डिपॉजिट हो रहा है, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन होगा जिसमें से भी क्लोनर्किस साइनेंसिस ये कॉमन फैक्टर है। फिफ्थ एजेंट है आपका अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, 6 पॉइंट है आपका लो प्रोटीन इंटेक और 7 पॉइंट है ब्लड ग्रुप बी। ठीक है, तो ये एज अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आपको याद रखना है। अब जो कार्सिनोमा के पेशेंट है आपके, उसमें आपको क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या दिखेंगे। देखो, कुछ जनरल फीचर्स हम लोगों को कार्सिनोमा या फिर अदर डिसीजेस में भी दिखते हैं, जैसे कि आपका वीकनेस है, मलाइज है, अपर एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक है, अपर एब्डोमिनल पेन। अब ऐसा नहीं कि ये बहुत डिफरेंशिएटिंग क्लिनिकल फीचर्स है, तो ये जनरल फीचर्स है जहां पर आपको वेट लॉस भी दिखेगा। जनरली वेट लॉस अब जब होता है पेशेंट में तो दो चीजें कॉमनली हमारे ध्यान में आती है, एक तो ट्यूबरकुलोसिस या फिर कार्सिनोमा, और अगर उससे भी ज्यादा अगर आगे जाएंगे तो फिर HIV या फिर एड्स। ठीक है, तो जनरली वेट लॉस का यहाँ पर जो मीनिंग निकलता है वो कहीं ना कहीं बड़े डिसीजेस के बारे में निकलता है, क्योंकि अगर पेशेंट में ग्रॉस वेट लॉस हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं बड़े डिसीजेस की यहाँ पर चांसेस या फिर आपकी पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए जनरल फीचर्स में अगर देखेंगे तो वीकनेस पेशेंट में कंटिन्यूसली होगा, मलाइज होगा, अपर एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि आपका लीवर आपकी राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में प्लेस है, और आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, अब जब ये पेशेंट में अगर यहाँ पर बिलीरुबिन बढ़ेगा तो उसे हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, तो जॉन्डिस भी आपको नजर आ सकता है 1/3 पेशेंट में। हेपेटोमेगाली प्रेजेंट होगी, लेकिन यहाँ पर हेपेटोमेगाली का एक पॉइंट ऐसा है कि जब आप पेशेंट को पाल्पेट करोगे, मतलब आप जब एब्डोमेन पाल्पेट करोगे ऐसे पेशेंट्स का, आपको हेपेटोमेगाली में लीवर पाल्पेबल मिलेगा। ठीक है, पाल्पेबल लीवर होगा। उसके बाद में इसकी जो स्ट्रेंथ है या फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी वो इरेगुलर होगी। ठीक है, तो इरेगुलर होगी, लेकिन ये नॉन टेंडर होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको टेंडरनेस नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा हेपेटोमेगाली का फीचर या फिर जो स्ट्रक्चर होता है आपकी हेपेटोकार्सिनोमा में होता है। अब इसके बाद में कभी कभी आप अगर स्टेथो लगा के यहाँ पर आप चेक करोगे तो आर्टेरियल ब्रूड कभी कभी मिल सकता है 1/3 पेशेंट में। ठीक है, तो 1/3 पेशेंट में आपको आर्टेरियल ब्रूड भी मिल सकता है। स्प्लीनोमेगाली होगी, ये आपकी रिएक्शनरी स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, या फिर आपका जो ट्यूमर है वो और एक्सटेंड हो रहा है, ऐसी इस वजह से आपको स्प्लीनोमेगाली दिख सकती है। ठीक है, असाइटिस डेवलप होगा। असाइटिस क्यों डेवलप होगा? क्योंकि यहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंशन जनरेट होने वाला है, तो अल्टीमेटली आपका असाइटिस भी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स है जो हमें याद रखने हैं। अब देखते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को क्या क्या करना है। देखो, इन्वेस्टिगेशन में पहले तो हम लोग ब्लड एग्जामिनेशन कर लेते हैं। तो ब्लड एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या करना है, एक तो आपको CBC देखना है, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट देखना है, जिसमें आपको मिलेगा एरिथ्रोसाइटोसिस। एरिथ्रोसाइटोसिस मतलब आपके RBC जो होंगे वो ज्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पर नॉर्मल मात्रा से। ठीक है, दूसरा फीचर आपको देखना है
दूसरा ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है LFT। अब LFT में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो आपका बिलीरुबिन बढ़ा होगा, ठीक है, अगर वहां पर जॉन्डिस है तो आपका टोटल बिलीरुबिन बढ़ा होगा। दूसरी चीज SGOT जो कि आपके लीवर के एंजाइम है, SGPT और अल्कलाइन फॉस्फेट, ये सारी चीजें आपकी बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। उसमें से भी मोर स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो अल्कलाइन फॉस्फेट ये आपको बढ़ा हुआ मिलता है। अब अल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर कोई बोन डिसऑर्डर है या फिर अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो इन दोनों कंडीशन में आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ सकता है। लेकिन अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है और अगर आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो ये हेपाटोकार्सिनोमा हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको देखना है अल्फा पिटोप्रोटीन। अब अल्फा पिटोप्रोटीन का एक सिग्निफिकेंस ऐसा होता है, जनरली जो न्यूनेट्स होते हैं या फिर फीटस होते हैं, जो फीटस होते हैं हमारे, उसमें अल्फा पिटोप्रोटीन की मात्रा जो होती है वो एलिवेटेड होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारे कुछ वीक्स यहाँ पर बर्थ के बाद यहाँ पर निकल जाते हैं, तो जैसे जैसे वीक्स डेवलप होगा या बच्चा डेवलप होगा, ये अल्फा पिटोप्रोटीन की लेवल कम हो जाएगी या फिर वो नॉर्मल रेंज तक आ जाएगी। लेकिन अगर हेपाटोकार्सिनोमा का पेशेंट है उसमें आपको AFP की लेवल इंक्रीज मिलेगी, ठीक है। तो ये एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है हमारी हेपाटोकार्सिनोमा के लिए, जहां पर आपको AFP की लेवल बढ़ी हुई मिलेगी। अब मान लेते हैं कि कोई पेशेंट आपका हेपाटोकार्सिनोमा का डायग्नोसिस हुआ है, ठीक है, उसमें AFP की लेवल बढ़ी हुई थी, लेकिन अगर आपने उसका ट्रीटमेंट किया, ठीक है, जब आप ट्रीटमेंट करते हो तो ट्रीटमेंट प्लान में हम लोग देखने वाले कि क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। मान लेते हैं हम लोग जो ट्यूमर हुआ उसका रिसेक्शन कर लिया आपने, ठीक है, जैसे ही रिसेक्शन कर लोगे आप, जो AFP की लेवल बढ़ी थी वो अपने आप यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से फिर से यहाँ पर रिकरेंस हुआ, मतलब ट्यूमर डेवलप हुआ, तो अगेन आपकी AFP लेवल बढ़ जाएगी, ठीक है, अगेन आपकी AFP लेवल बढ़ जाएगी। इसीलिए AFP को क्लोजली मॉनिटर करते हैं या फिर हम लोग क्लोजली यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं कि आपका हेपाटोकार्सिनोमा अगेन डेवलप हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए AFP को आप स्पेशली ध्यान में रखो। अब स्ट्रेट एक्सरे किस लिए लेते हैं, जैसे कि हम लोग जो भी हमारे इंटेस्टाइन के पेशेंट होते हैं उसमें जनरली हम लोग स्ट्रेट एक्सरे लेते हैं। जब आपको परफोरेशन या फिर इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर सस्पेक्ट करना है या फिर आपको डायग्नोसिस करना है, तो उस समय पे आप एक्सरे स्ट्रेट कंडीशन में, मतलब आपकी स्टैंडिंग पोजीशन में जब आप एक्सरे लेते हो तो उसमें आपको क्या क्या दिखेगा। जैसे यहाँ पर आपको लीवर का एनलार्जमेंट दिखेगा, ठीक है, एनलार्जमेंट दिखेगा। दूसरी चीज जो फाइंड आउट होगी आपको, जो आपका राइट डायफ्राम है, राइट डायफ्राम का जो क्यूपुला होगा वो आपको एलिवेटेड मिलेगा, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका लीवर राइट साइड पे प्रेजेंट है, उसमें अगर ट्यूमर हुआ या फिर उसमें आपका हेपेटोमेगाली हुआ, उसकी जो साइज है वो बढ़ेगी। जैसे लीवर एनलार्ज होगा तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आपके डायफ्राम पे प्रेशर देगा। जब डायफ्राम पे प्रेशर आएगा तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई पार्ट तो यहाँ पर एलिवेट होना है, और उसके बाद में जो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज अदर कॉम्प्लिकेशन जो जनरेट होते हैं वो बाद के कॉम्प्लिकेशन। लेकिन अगर स्ट्रेट एक्सरे निकाल दो, आपको दो चीजें को यहाँ पर ध्यान में रखना है, एक तो लीवर एनलार्जमेंट या फिर आपको लीवर हेपेटोमेगाली दिखेगा, और दूसरा होगा जो आपका राइट क्यूपुला होगा डायफ्राम का, वो आपको एलिवेटेड मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्ट्रेट एक्सरे का फाइंडिंग। अब ESG कर लेते हैं, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी जब करते हैं। अब अल्ट्रासोनोग्राफी जनरली हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है। अगर आप माइनर सिटी में भी रहते हो, कोई स्मॉल सिटी में भी रहते हो, तो भी आपको USG या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, इजीली अवेलेबल है। दूसरा फायदा क्या है, नॉन इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव है। तीसरा इसका फायदा होता है इनएक्सपेंसिव, मतलब इसका खर्चा ज्यादा नहीं, ठीक है, इसका खर्चा ज्यादा नहीं। तो ये तो हुए इसके फायदे, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। उसको जानने से पहले हम लोग रेडियो न्यूक्लियोक्लाइड भी बोलते हैं, सॉरी रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन भी देखते हैं। तो रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन में इसको हम लोग लीवर स्कैन भी कहते हैं, ठीक है।
इसको लीवर स्कैन भी कहते हैं, जिसमें आपको लीवर का अगर फाइब्रोसिस हुआ है, लीवर का अगर सिरोसिस हुआ है तो वो आप डायग्नोसिस कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज यहाँ पर मतलब इसका जो कॉन्स है, ठीक है, तो वो क्या है, ये लीवर में अगर कोई ट्यूमर आपके 3 सेंटीमीटर से छोटा है वो नहीं दिखाएगा, ठीक है, या फिर उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाएगा। तो सोनोग्राफी मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी और आपका रेडियो न्यूक्लियर स्कैन या फिर लीवर स्कैन, इन दोनों का एक ड्रॉबैक है। इन दोनों का ड्रॉबैक क्या है, ये स्मॉल साइज जो ट्यूमर होते हैं वो डायग्नोसिस नहीं कर पाते, ठीक है। अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर अगर होगा वो ट्यूमर तो ये डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपको ऐसा कोई कंडीशन नजर आ रहा है, फिर आपको अगर डायग्नोसिस नहीं हो रहा है तो आपको सीटी स्कैन करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके सिम्टम्स मैच हो रहे हैं आपकी लीवर कार्सिनोमा के साथ, लेकिन आपके इन्वेस्टिगेशन अगर मैच नहीं हो रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी अल्ट्रासोनोग्राफी में वो डायग्नोसिस नहीं हुआ या फिर आपके लीवर स्कैन में भी वो डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो यू शुड गो फॉर द सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन में आपको 1 सेंटीमीटर का भी अगर वो लीवर ट्यूमर रहेगा तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, इसीलिए सीटी स्कैन करना बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे आपको याद रखना है। चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप सीटी स्कैन रख सकते हो, ठीक है। चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप अगर रेडियोलॉजिकली की बात करें तो वो लीवर स्कैन में सीटी स्कैन रख सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पर हम लोगों को ध्यान में रखनी है स्प्लीनोपोर्टोग्राफी। अब जब भी आप सस्पेक्ट करो कि आपकी पोर्टल वेन भी यहाँ पर इंक्लूड हो गई या फिर आपकी स्प्लीन भी अगर इंक्लूड हो रही तो उसमें आप स्प्लीनोपोर्टोग्राफी कर सकते हो। अगर आपको लीवर की जो टिश्यू है उसकी बायोप्सी लेनी है तो आप लैप्रोस्कोपी के लिए ले सकते हो। तो इसीलिए लैप्रोस्कोपी ये भी आपका एक डायग्नोस्टिक टूल हो, ठीक है। तो ये पूरे इन्वेस्टिगेशन आपको याद रखने हैं अगर पेशेंट हिपैटोकार्सिनोमा का है। अब इसमें जब डायग्नोसिस होगा कि ये हिपैटोकार्सिनोमा है तो आपको क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान करना है। पहले सर्जिकल एक्सीजन के बारे में सोचते हैं। अगर सर्जिकल एक्सीजन करना है तो एक तो आपको पहला इंडिकेशन वो आपको याद रखना है कि ये लीवर सॉलिटरी होना चाहिए, ट्यूमर सॉलिटरी होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर कोई ज्यादा लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर मेटास्टासिस नहीं चाहिए। अगर ये तीनों इंडिकेशन जो है अगर फिट बैठते हैं हमारे सर्जरी के यहाँ पर इंडिकेशन में तो हम लोग सर्जिकल एक्सीजन इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना, सॉलिटरी होना चाहिए, मतलब आपको जो ट्यूमर होगा सिंगल होना चाहिए, लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं चाहिए, मेटास्टासिस नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मेटास्टासिस ज्यादा हुआ है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है या फिर ये सॉलिटरी ना हो के मल्टीपल ट्यूमर्स है तो आप सर्जिकल एक्सीजन को यहाँ पर अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है सेगमेंटल रिसेक्शन और लोबार रिसेक्शन। जब कोई अगर सॉलिटरी ट्यूमर नहीं तो होगा क्या, मल्टीपल होगा, बराबर। जब मल्टीपल ट्यूमर्स होंगे लेकिन वो एक ही सेगमेंट में है, एक ही लोब में है, जैसे कि मान लो आपका राइट लोब या फिर लेफ्ट लोब यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो मल्टीपल छोटे छोटे ट्यूमर्स अगर यहाँ पर आपके लेफ्ट लोब में इन्वॉल्व है तो डायरेक्ट आप लोबेक्टोमी कर सकते हो या फिर लोबार रिसेक्शन कर सकते हो। या फिर कोई एक साथ ऐसा सेगमेंट होगा लीवर का जो आपको सॉलिटरी ट्यूमर के अलावा आपको यहाँ पर मल्टीपल ट्यूमर भी अगर दिखते हैं तो ये पूरा सेगमेंट भी आप हटा सकते हैं। तो इसको सेगमेंटल रिसेक्शन या फिर लोबार रिसेक्शन हम लोग कहते हैं। अब रेडिएशन थेरेपी बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर सप्यूरेटिव कोलैंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सप्यूरेटिव कोलैंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हम लोग रेडियोथेरेपी का या रेडिएशन थेरेपी का ज्यादा यूज नहीं करते। कीमोथेरेपिक एजेंट जो हमारा एक मोस्ट कॉमनली यूज होता हुआ ड्रग दिखता है हमें 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है। इसको हम लोग 5-FU भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट हेपाटिक आर्टरी में इंजेक्ट करना है, तब जाके आपको अच्छे से रिजल्ट मिल सकते हैं। तो कीमोथेरेपिक एजेंट में 5-FU आपको याद रखना है। तो ये उसकी पूरी ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। ये पूरा हमारा हिपैटोकार्सिनोमा का एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग कोलैंजियोकार्सिनोमा क्या है। अब कोलैंजियोकार्सिनोमा के भी ऑलमोस्ट जो कॉजेस है वो हमारी हिपैटोकार्सिनोमा के साथ मिलते जुलते होंगे, ठीक है। तो कॉजेस देखेंगे, पहला कॉज है सिरोसिस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हीमोक्रोमेटोसिस ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया, क्रोनिक कोलेस्टासिस ये सिर्फ यहाँ पर आपको अलग नजर आएगा, ठीक है।
पहले ये बता देगा आपको कोलेंजो कार्सिनोमा मतलब क्या हुआ। कोलेंजो कार्सिनोमा मतलब आपकी जो हमारी बाइल डक्ट होती है ना, बाइल डक्ट होती है उसका कार्सिनोमा, ठीक है। तो क्रोनिक कोलेस्टासिस मतलब बहुत दिनों से अगर आपका जो बाइल है उसका जो हमारा एक्सक्रीशन होना है या फिर हमारे इंटेस्टाइन तक वो पहुंचने का जो सर्कुलेशन है वो अगर डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव बाइल सर्कुलेशन, और वो भी क्रोनिक, ठीक है। अगर क्रोनिक कोलेस्टासिस है तो आपको कोलेंजियोकार्सिनोमा होने के चांसेस ज्यादा होंगे। पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सेम ऑर्गेनिज्म यहाँ पर भी यूज होता है। कंजेनाइटल सिस्टिक डिसीजेस ऑफ लीवर जिसमें हमारा फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर, ठीक है, ये भी एक आता है। दूसरा आपका कैरोलिस डिसीज, कैरोलिस डिसीज, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कंजेनाइटली दिखते हैं, उनका भी यहाँ पर इम्पैक्ट होता है जब ये कोलेंजियोकार्सिनोमा डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स में आपको सिर्फ फीवर ज्यादा मिलता है, एब्डोमिनल पेन यहाँ पर भी है, लेकिन ये वेग एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। फीवर आपको दिखेगा, प्यूरिटाइटिस दिखेगा, प्यूरिटाइटिस मतलब आपको इचिंग होगी, ठीक है। जॉन्डिस हो सकता है और हेपाटोमेगाली, ये ऑलमोस्ट जॉन्डिस, हेपाटोमेगाली और एब्डोमिनल पेन, ये तीनों सिम्टम्स हम लोगों को हेपाटोकार्सिनोमा भी दिखते थे। यहाँ पर भी ये फीवर और प्यूरिटाइटिस ये दोनों से अलग है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट हमारी हेपाटोकार्सिनोमा के सेम ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने रिपीट नहीं किया है, ठीक है। ट्रीटमेंट में ऑलमोस्ट वो भी सेम है, सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ेगा अगर कोई ट्यूमर हुआ तो, ठीक है। यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा कोलेस्टासिस हो गया, मतलब बाइल अगर बहुत ज्यादा स्टासिस हुआ है तो हम लोगों को यहाँ पर परक्यूटेनियस बिलियरी ड्रेनेज करना पड़ सकता है। और तीसरा यहाँ पर जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस विद इंट्राहेपेटिक डक्ट, मतलब जो भी आपका बाइल है डायरेक्ट हेपेटिक डक्ट से आपके इंटेस्टाइन में बाईपास किया जाता है। तो ये भी एक हमारा एक प्रोसीजर होता है जब आपको कोलेंजियोकार्सिनोमा होता है, ठीक है। अदर प्राइमरी कार्सिनोमा जो होते हैं वो कौन से पहला हेपेटोब्लास्टोमा हो सकता है, सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है, या फिर कार्सिनोइड ट्यूमर हो सकते हैं, या फिर आपका टेराटोमा और सार्कोमा भी हो सकता है, ठीक है। टेराटोमा हो सकता है या फिर सार्कोमा हो सकता है। सार्कोमा में कौन सा लियोमायोसार्कोमा है, फाइब्रोसार्कोमा है, एंजियोसार्कोमा है, या फिर मेसेंकाइमल सार्कोमा है। ये कुछ और हमारे प्राइमरी लीवर डिसीजेस या फिर प्राइमरी लीवर ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि आपको लीवर में मिल सकते हैं, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर जो हमारी मेटास्टैसिस हो गया है। तो मेटास्टैटिक मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन से होने वाले हमारे वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखते हैं उसका रूट क्या है। मेटास्टैटिक का मतलब आप समझ लो, मतलब कहीं ना कहीं प्राइमरी सोर्स जो होगा वो अलग जगह पे होगा और आपका लीवर सेकेंडरीली इन्फेक्ट हुआ, सेकेंडरीली यहाँ पर अफेक्ट हुआ आपकी प्राइमरी कार्सिनोमा की वजह से, प्राइमरी मैलिग्नेंसी की वजह से। अब मोस्टली जो हमारी लीवर में मैलिग्नेंसीज आती है वो कहाँ से आती है। पहला और मेन सोर्स होता है आपका ब्रोंकस या फिर लंग्स, ठीक है। तो लंग कार्सिनोमा, ब्रोंकस कार्सिनोमा जनरली हमारे लीवर में आपके जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कोलोरेक्टल मतलब आपका कोलन या फिर रेक्टल कैंसर, वो भी आपकी लीवर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पोर्टो सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ही पार्ट आ जाता है। तीसरा यहाँ पर आता है आपका स्टमक का कैंसर, ठीक है, स्टमक कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, और अदर पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन जैसे कि आपका ड्यूओडेनम है, ठीक। तो इन सारी कंडीशन से या फिर इन सारे प्राइमरी सोर्सेज से आपके लीवर में इसके सेकेंडरीज डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके रूट्स के बारे में कि आपके लीवर में ये कहाँ से पहुंच सकते हैं। पहला रूट है आपका पोर्टल वेन का। तो कोई भी कार्सिनोमा जहाँ पे पोर्टल वेन यहाँ पर इंक्लूड हो रही है उससे आपका पोर्टल वेन से आपके लीवर में सेकेंडरीज आ सकते हैं। दूसरा है लिम्फेटिक स्प्रेड, लिम्फेटिक सिस्टम से आ सकता है, हेपेटिक आर्टरी से आ सकता है, या फिर डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है। तो ये 4 रूट है हमारी मैलिग्नेंसी के जो आपकी मेटास्टैटिक हो रही है आपके लीवर में, ठीक है। पहला कौन सा है, पोर्टल वेन, दूसरा है आपका लिम्फेटिक स्प्रेड, तीसरा है हेपेटिक आर्टरी और चौथा है आपका डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये 4 सोर्सेस या फिर 4 रूट्स आपको याद रखने। अब देखते 3 टर्मिनोलॉजी जो आपको मोस्टली समझ में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है,
जब आप कोई भी पेशेंट देखते हो जो लीवर के कार्सिनोमा लेके आपके पास आए, तो पहला डायग्नोसिस हो सकता है कि आपका प्राइमरी लीवर ट्यूमर होगा, या फिर ये हो सकता है कि प्राइमरी सोर्स कहीं और है और ये यहाँ पर मेटास्टेसिस है। तो डायग्नोसिस करना कैसे है, ठीक है। तो जब भी पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको पहले हिस्ट्री प्रॉपर लेनी है कि इससे पहले कोई ऑपरेट किया है या फिर कोई कार्सिनोमा हुआ है। अगर वो केस नॉन है कि आपके कोलोरेक्टल में कैंसर था, स्टमक में कैंसर था, फिर अभी लीवर कार्सिनोमा हो रहा है, तो वो एक चीज अलग हो जाती है, वो आपका मेटास्टेसिस कंफर्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ट्यूमर होता है ना, डायरेक्टली आपको लीवर में दिखता है, लेकिन उसका प्राइमरी सोर्स कहीं और जगह पे होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो प्राइमरी सोर्स है आपको पता चल जाता है, मान लेते कि हमारे स्टमक में कैंसर हुआ है, ठीक है, सीए स्टमक है, और उसके साथ साथ आपको लीवर में भी ये कार्सिनोमा के कुछ मेटास्टेसिस आपको दिख रहा है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी ट्यूमर आपने निकाल दिया है, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको सेकेंडरीज या फिर मेटास्टेसिस आपको आपके लीवर में मिल रहा है। तो ये 3 कंडीशंस यहाँ पर हो सकती है। तो पहली कंडीशन होती है जिसको हम लोग प्रीकॉशियस मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है। तो प्रीकॉशियस मेटास्टेसिस का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपको प्राइमरी कैंसर डेवलप हुआ, प्राइमरी कैंसर या फिर सीए डेवलप हुआ कहीं और जगह पे, मान लेते कि यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल स्टमक में हुआ, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं है, ठीक है, ये आपको पता नहीं चला। लेकिन जब आपका जो लीवर का ट्यूमर है वो जब आपको कोई तकलीफ देगा या फिर कोई सिम्टम डेवलप करेगा, तब जाके आप इन्वेस्टिगेट करते हो और आपको लीवर का सेकेंडरीज दिखता है, ठीक है, लीवर सेकेंडरीज या फिर मेटास्टेसिस दिखता है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्रीकॉशियस मेटास्टेसिस, ठीक है। दूसरा है सिंक्रोनस मेटास्टेसिस। सिंक्रोनस मेटास्टेसिस का मतलब क्या हुआ, जब आपकी स्टमक का सीए यहाँ पर डायग्नोसिस हुआ और सेम टाइम पे या फिर जस्ट उसके बाद में आपको लीवर के मेट्स दिखे, ठीक है। तो लीवर के मेट्स दिखे, तब आपको ये जो कंडीशन होती है इसको सिंक्रोनस मेटास्टेसिस कहते हैं, क्योंकि आपकी दोनों कंडीशन प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही टाइप पे डायग्नोसिस हुई। अब तीसरी कंडीशन होती है मेटाक्रोनस, ठीक है। तो मेटाक्रोनस में क्या होता है कि जहाँ पे प्राइमरी ट्यूमर आपने एक्सरसाइज कर लिया या फिर इसका पूरा ट्रीटमेंट कर लिया, लेकिन कुछ दिन के बाद या फिर कुछ साल के बाद यहाँ पर सेकेंडरी आफ्टर सम ईयर्स यहाँ पे आपको मेट्स दिखेंगे, ठीक है, मेट्स दिखेंगे आपके लीवर में, तब इस कंडीशन को मेटाक्रोनस कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। अब देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जो कि आपका मेटास्टेसिस हो गया है, वो आपके 4 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। पहला है सेकेंडरी कार्सिनोमा, ठीक है। अब सेकेंडरी कार्सिनोमा के बारे में एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये मल्टीपल होंगे, ठीक है, ये मल्टीपल होंगे या फिर सॉलिटरी भी होते हैं कभी कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये मल्टीपल ट्यूमर होते हैं, ये सॉलिटरी से। इसका जो ग्रोथ होता है ना वो बहुत रैपिड होता है, मतलब जो आपका प्राइमरी ट्यूमर था उससे कई गुना ज्यादा स्पीड से ये ग्रो होता है, मतलब ग्रोथ इसका रैपिड ग्रोथ, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है आपके सेकेंडरी कार्सिनोमा के बारे में, ठीक है। और तीसरी चीज भी एक याद रखनी है, जो आपका प्राइमरी ट्यूमर है अगर उसका आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट कर चुके हो, तो आप यहाँ पर जो ट्यूमर डेवलप हुआ है सेकेंडरी आपके लीवर में, अगर वो सॉलिटरी है, अगर आप उसका एक्सीजन करते हो या फिर रिसेक्शन करते हो, तो इसमें सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, सर्वाइवल के चांसेस जो है आर मोर, ठीक है। अब दूसरा है सेकेंडरी कार्सिनॉइड ट्यूमर। अब सेकेंडरी कार्सिनॉइड ट्यूमर मोस्टली आता कहाँ से, एक तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से या फिर आपके ब्रोंकस, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर ब्रोंकस से आपका सेकेंडरी कार्सिनॉइड ट्यूमर आता है, ठीक है। अब इसमें जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपको जो रखना है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, इसकी जो लेवल होती है हमारे ब्लड में वो चेक करनी है, अगर यूरिन में, ठीक है। अगर ये यूरिन से एक्सक्रीट हो रहा है ये सब्सटेंस, कौन सा 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, अगर ये यूरिन से एक्सक्रीट हो रहा है तो इसका मतलब ये सेकेंडरी कार्सिनॉइड ट्यूमर हो सकता है, ठीक है।
तीसरा यहाँ पर है सेकेंडरी मेलानोमा। सेकेंडरी मेलानोमा कब होगा? जब ये प्राइमरी ट्यूमर जो होता है ना, प्राइमरी ट्यूमर आपके आईज से आएगा, ठीक है, ये आईज से आता है। तो प्राइमरी सोर्स आपकी आंख हो गया, आईज हो गया, उसके बाद में सेकेंडरी मेलानोमा आपको हमारी लीवर में मिलेगा, ठीक है। और सेकेंडरी सार्कोमाज होते हैं। जनरली सेकेंडरी सार्कोमा यहाँ पर लीवर में डायरेक्टली ग्रो नहीं होते हैं, मोस्टली इसका जो पहला सोर्स होता है वो लंग्स होता है, ठीक है। तो जो भी सेकेंडरी सार्कोमाज है पहले लंग्स में ज्यादातर डेवलप होते हैं उसके चांसेस, लेकिन ये लंग्स है हमारे बाय ब्लड आपके लीवर में आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला सोर्स आपको सार्कोमा का मिलता है लंग्स, सेकेंडली हमारा लीवर, ठीक है। तो ये चार क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। सेकेंडरी कार्सिनोमा, सेकेंडरी कार्सिनोइड ट्यूमर, थर्ड है सेकेंडरी मेलानोमा और फोर्थ है सेकेंडरी सार्कोमा, ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? ऑब्वियसली वो भी कॉमन होंगे। एक तो एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, अगर पेशेंट में खाना ही नहीं जाएगा तो वेट लॉस होगा। हेपाटोमेगाली होगा, ठीक है। असाइटिस डेवलप होगा क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो रहा है। जॉन्डिस होगा, साइंस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन जिसमें असाइटिस भी आता है, ठीक है। या फिर इसोफेजियल वराइसिस, ये आपको दिखेगा हमारी क्लिनिकल फीचर्स में, ठीक है। अब जब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं हम लोग ऐसे पेशेंट्स का जहाँ पे आपको मेटास्टेसिस हुआ है, उस पेशेंट में हम लोगों को ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करने हैं। तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सेम सीबीसी करेंगे हम लोग, एलएफटी करेंगे, ठीक है। एलएफटी में आपको पूरे एलएफटी ऑलमोस्ट डी रेंज मिलती है, जैसे कि आपका सीरम बिलिरुबिन हुआ, एचजीओटी, एचजीपीटी या फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सारे जो फैक्टर्स ये आपको यहाँ पर इंक्रीज लेवल में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में सीईए हम लोग, जिसको हम लोग कार्सियो एम्ब्रियोनिक एंटीजन कहते हैं, सीईए, ये भी टेस्ट हम लोग कर सकते हैं जो कि आपके ब्लड से होगी, ठीक है। रेडियो न्यूक्लियर स्कैन, यहाँ पर भी हो सकता है कि आपका जो रेडियो न्यूक्लियर स्कैन है ये आपके काम में है, जिसको हम लोग लीवर स्कैन भी कहते हैं, ठीक है। और अगेन चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन के तौर पे आपको याद रखना है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में अगर देखेंगे तो सिगमेंटल रिसेक्शन करना पड़ेगा, जो भी सिगमेंट में आपका सेकेंडरी डेवलप हुआ है उसको पूरा रिसेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में जो एजेंट होता है वही 5-FU, 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है। ये आपका मोस्ट कॉमन यूज होता हुआ एजेंट है। दूसरा एजेंट हम लोग माइटोमाइसिन सी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो आपको केमोथेरेपी के एजेंट याद रखने हैं। ये भी हमारी हेपेटिक आर्टरी में हम लोग इंजेक्ट करते हैं, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट बेसिस में हम लोग सिगमेंटल डिसेक्शन करेंगे या फिर कीमोथेरेपी करेंगे। तो ये दो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। ये सारे हमारी कार्सिनोइड ट्यूमर्स होते हैं या फिर हमारी मैलिग्नेंसीज होती है जो कि आपको लीवर में मिलने वाली है, जिसमें हम लोग प्राइमरी देख चुके हैं और आपका मेटास्टेसिस भी अगर कोई और जगह से मेटास्टेसिस हो रहा है उसका भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म।